नेक्स्ट इट इज रिपोर्टिंग एंटिटी। तो सेक्शन 2WA जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी को डिफाइन करता है। इट सेज कि रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट या फिर कोई पर्सन जो कोई डेजिग्नेटेड बिजनेस या फिर प्रोफेशन को चला रहा है, वो क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी है। तो रिपोर्टिंग एंटिटीज वो एंटिटीज हैं जो किसी बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में लगे हुए हैं, उसमें एंगेज्ड हैं एज स्पेसिफाइड इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड उन्हें जो भी वेरियस ऑब्लिगेशंस हैं जिससे इस एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है, उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना पड़ता है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब बैंक के केस में अगर देखते हैं तो एक्ट जो है वो बैंक्स के लिए जो ऑब्लिगेशंस है रिगार्डिंग PMLA, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो रेगुलेशंस हैं या फिर जो दूसरी इंटरमीडिएट्स हैं, उन्हें स्पेसिफाई करता है अंडर सेक्शन 12 एंड 13। सो पहली चीज क्या है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो भी इंडिविजुअल के साथ ट्रांजैक्शंस की गई हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन की डेट से कम 5 साल के लिए मेंटेन करके रखना है। एंड जो भी ओवर एंड अबव इसकी ट्रांजैक्शंस होंगी जिनको अटेम्प्ट किया गया है या फिर एग्जीक्यूट किया गया है, उन्हें डायरेक्टर FIU को रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं उनके आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है एंड जो बेनिफिशियरीज हैं, ओनर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ इट इज रिगार्डिंग कि जो कस्टमर की आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को आपने मेंटेन करना है। बेनिफिशियल ओनर के रिगार्डिंग जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आइडेंटिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। जो अकाउंट फाइल्स हैं या फिर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की गई है कस्टमर्स के साथ, तो जब से ये बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप एंड होगा तब से लेकर 5 साल तक उन डॉक्यूमेंट्स को आपने मेंटेन करना है। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डेट से 5 साल के लिए मेंटेन करना है, लेकिन जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है कस्टमर्स की, बेनिफिशियल ओनर्स की, अकाउंट फाइल्स हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, उनको जब आपका कस्टमर बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुआ है उसके 5 साल बाद तक उसे मेंटेन करके रखना है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है या की जाती है उसे आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करके रखना है। एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन मंगवाई जाती है डायरेक्टर FIU के द्वारा तो उस इंफॉर्मेशन को भी आपने प्रोवाइड करवाना है एंड साथ ही साथ जो रिक्वेस्ट की गई है इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उस रिक्वेस्ट को भी कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना है। देन इट इज करेक्टिव और पुनिटिव एक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस, यानी कि जो कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी है जो यहां पर ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं, अगर उसको फुलफिल नहीं किया जाता तो डायरेक्टर FIU जो है वो प्यूनिटिव करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, जो कि डिफाइन की गई है इन द सेक्शन 13। उसमें पहली चीज क्या है कि वार्निंग इशू कर सकते हैं या फिर उसकी रेमेडी के लिए एक्शन कहने के लिए कह सकते हैं कि जो भी ऑब्लिगेशन की गई थी उसकी रेमेडी की जाए। एंड फर्दर जो भी रेमेडियल एक्शन लिया गया है उसे रिपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं कि डायरेक्टर FIU को रेमेडियल जो भी मेजर्स ली गई हैं उसको रिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर, या फिर जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है या फिर जो भी इंप्लॉय है जिसके कारण ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुई है उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। एंड इस तरह की जो मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी ये कम से कम 10,000 की रहेगी एंड मैक्सिमम जो रहेगी वो 1 लाख रुपए तक होगी। एंड ये हर बार के फेलियर के लिए रहेगी। यही नहीं है कि बार बार एंटिटी जो है वो फेल कर रही है, उस चीज को ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रही है तो उसके ऊपर एक ही बार फाइन लगेगा, यानी कि कितनी भी बार ये जो पेनल्टी है ये लगाई जा सकती है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो जो सेक्शन 3 है PMLA का, वो ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को डिफाइन करता है एंड कहता है कि कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह के इस काम में नोइंगली जुड़ा हुआ है या इंडल्ज है या फिर सब कुछ जानते हुए भी उस एक्ट का कोई पार्ट बना हुआ है, पार्टी बना हुआ है, या फिर एक्चुअली उसमें इन्वॉल्व है किसी भी तरह के प्रोसेस में, जो भी एक्टिविटी कंसर्न है, यानी कि जहां पर जो भी प्रोसीड्स हैं क्राइम के रिगार्डिंग वो आ रही हैं एंड उनकी कंसीलमेंट की जा रही है, उनका पोजेशन किया जा रहा है, उनको एक्वायर किया जा रहा है, या फिर उन प्रोसीड्स के थ्रू क्रिमिनल प्रोसीड्स के थ्रू किसी प्रॉपर्टी को अटेन किया जा रहा है, वो सब पर्सन गिल्टी होंगे ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो लेमन लैंग्वेज में कहें तो कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पर्सन जो किसी भी तरह से इंडल्ज है, चाहे पार्टली, चाहे फुल्ली, चाहे नोइंगली, ठीक है, उस प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। जो प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग की जो क्रिमिनल मनी है, जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के, उनको छुपाया जाता है या उनको पोजेशन किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको एक्वायर किया जाता है,
या किसी तरह से उनका क्लेम किया जाता है, या फिर उनके थ्रू आप किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, वो सभी पर्सन क्या रहेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की गिल्टी रहेंगे। इसी तरह से ये सेक्शन कहता है कि जो कोई भी ऑफेंस किया जाता है, कोई भी अपराध किया जाता है पीएमएलए में, तो वो कॉग्निजेबल है, यानी कि वो रिकॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा। सो एक चीज यहां पर ध्यान रखने वाली है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है, ये सिर्फ डायरेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग की जो चीजें उनको कवर नहीं करता, जो इनडायरेक्ट अटेम्प्ट भी अगर कोई की गई है तो उनको भी साथ में कवर किया जाता है, या फिर किसी तरह की एसोसिएशन भी है अगर आपकी इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्टली, तो वो भी इस एक्ट में कवर की गई है। इसी तरह से अगर उस प्रॉपर्टी का, उस क्रिमिनल मनी का इस्तेमाल किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने में भी किया जाता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में शामिल रहेगा। यानी कि इसकी डेफिनेशन का जो स्कोप है वो काफी वाइड है। तो बैंकर्स को काफी ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है यहां पर कि वो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखें, एंड अगर कोई भी नेग्लिजेंस की जाती है बैंक एम्प्लॉय के पार्ट पर, यानी कि जो भी वेरियस मेजर्स हैं जिनको किया जाना था, जिनको मानना चाहिए था बैंक एम्प्लॉय को, अगर वो नहीं इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसके थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क से साथ लड़ सकते हैं, तो वहां पर उन्हें सहभागी माना जा सकता है विद द मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, पीएमएलए का, वो प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। तो कोई भी जो पर्सन है जो ऑफेंस को कमिट करता है मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के अंडर, वो पनिशेबल होगा। वहां पर कठोर इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है जो 3 साल से कम नहीं होगी, एंड जिसे 7 साल तक आगे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड साथ में इसके साथ फाइन भी देना पड़ेगा। तो जो पनिशमेंट हो सकती है फॉर द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस, वो 3 साल से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है, एंड साथ में जो फाइन है वो भी रहेगा। नेक्स्ट इट इज प्रेडिकेट ऑफेंसेस फॉर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो इस एक्ट में एक शेड्यूल को शामिल किया गया है जिसमें जितने भी वेरियस ऑफेंसेस हैं जो दूसरे कानूनों के अंदर भी आते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन पिनल कोड, उनको भी यहां पर प्रेडिकेट ऑफेंसेस के तौर पर शामिल किया गया है। इन ऑफेंसेस को रेफर किया जाता है एज अ शेड्यूल ऑफेंस इन पीएमएलए, यानी कि ये प्रेडिकेट ऑफेंसेस है जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं अंडर द पीएमएलए। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई प्रॉपर्टी को डिराइव किया गया है क्रिमिनल मनी से, तो वो क्या है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द शेड्यूल ऑफेंस इन द पीएमएलए। तो यहां पर शेड्यूल के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट सी। पार्ट ए में वो सभी क्राइम आएंगे जो स्टेट के अगेंस्ट हैं, या फिर टेररिज्म से रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड क्राइम है, या फिर कोई भी जो क्राइम है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या फिर इकोनॉमिक क्राइम है। वो सभी किस में आते हैं, पार्ट ए में आते हैं। एंड पार्ट सी में आपके शामिल होंगे जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स हैं, वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो शेड्यूल में 156 ऑफेंसेस हैं अंडर द 28 डिफरेंट लॉज। नाउ लेट अस सी द अदर प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए। तो जो डायरेक्टर हैं पीएमएलए के, एफआईयू आईएनडी के, उन्हें इस चीज का एम्पावरमेंट दी गई है कि वो पीएमएलए के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं उसको अटैच कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर सकते हैं। सो जो डायरेक्टर है एफआईयू आईएनडी के, उनको एम्पावर किया गया है पीएमएलए के द्वारा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा, कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में वो उसको अटैच कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। एंड इसका जो प्रोविजन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 5। एंड जो प्रॉपर्टी यहां पर अटैच की जाती है इस एक्ट के अंडर, उसके अगेंस्ट कोई फॉर्मल जजमेंट भी दी जा सकती है। साथ ही साथ इस एक्ट के अंडर प्रोविजंस भी हैं रिगार्डिंग की कोई भी जो प्रॉपर्टी है, अगर वो ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई है, तो उसे कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है, उसे जब्त भी किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पीएमएलए से रिलेटेड केसेस हैं, इन्हें स्पेशल कोर्ट में भी लेकर जाया जा सकता है। एंड जो अपील की जाएगी इस तरह के ऑर्डर के अगेंस्ट जो कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा, वो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास की जाएगी। फर्दर दूसरी कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इन असिस्टेंस ऑफ सर्टेन मैटर्स, यानी कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो दूसरी कंट्री के साथ जो आपकी अरेंजमेंट है, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस भी पीएमएलए में दिए गए हैं। लाइकवाइज किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, किसी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करना है, या फिर जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे ट्रांसफर करना, एक्स्ट्राडिशन करनी है, तो उसके प्रोसीजर्स भी, उसके प्रोविजंस भी यहां पर पीएमएलए के अंडर ही दिए गए हैं।
फर्दर जो अथॉरिटी को ऑथराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे पीएमएलए के अंडर एम्पावर किया जाएगा कि वो पर्सन या वो अथॉरिटी जो है वो सर्चेज कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, छापामारी कर सकते हैं उन पर्संस के रिलेटेड जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस का संदेह हो। यानी कि अगर कोई पर्सन ऐसा लगता है जिसके ऊपर सस्पिशन है इस चीज को लेकर कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हो सकता है, तो यहां पर पीएमएलए जो है वो एक अथॉरिटी को एम्पावर करता है जिसे ऑथराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि वो छापेमारी कर सकते हैं एंड अगर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई समन जारी किया जाना है तो वो पावर्स भी यहां पर अथॉरिटी को दी जा सकती हैं पीएमएलए के अंदर। फर्दर जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएमएलए एक ओवरराइडिंग एक्ट है, यानी कि पीएमएलए का कोई भी जो फीचर रहेगा, कोई भी जो यहां पर एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन रहेगी उसका बाकी सभी एक्ट्स के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। देयर इज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट